तो देखिए क्लास 10th के अंदर हम संजीव डेस्क वर्क से मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यू, जिसमें मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट मॉडल पेपर थर्ड। अब देखिए जो तीसरा मॉडल पेपर है इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे खंड अ को। इसके अंदर आपके टोटल 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले प्रश्न के अंदर टोटल 1 से लगाकर 18 तक प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट प्रश्न दे रखा है कि यदि a तथा 18 का एलसीएम है वो 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ है वो 2 है तो a का मान होगा। ठीक है, इसको सिंपल एक फॉर्मूले से करना है। देखिए प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। मैं यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड ही कर देता हूँ, आप पूरा लिख देना, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ठीक है, अब देखो एचसीएफ है वो क्या दे रखा है यहाँ, एचसीएफ हमारे हैं देखिए a तथा 18, यानी दो संख्या कौन सी हुई, a है और एक है 18। तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या के स्थान पर क्या लिखूंगा, a इंटू 18। ओके, ये दो संख्या है, इसका एलसीएम हमें दे रखा है 36, तो यहाँ 36 लिख दो। और a और 18 का एचसीएफ कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके a का मान लाना है, यहाँ पे a का मान आपको पूछा है। ठीक है, तो इसको करते हैं सरल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 इंटू 36 एच इट इज रखता हूँ ऐसा का ऐसा। ये जो 18 है वो नीचे आ जाएंगे हमारे, भाग लग जाएगा 18 का और बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, गुणांक का भाग लगता है, 18 का टेबल पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, यानी 18 दूनी 36। ठीक है, अब a का मान आ गया, देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे 4 बराबर a, यानी सही आंसर है इसका द। ठीक है, इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। आपको ऐसा बहुपद ढूंढना है इसमें से जो द्विघात नहीं है, और द्विघात नहीं है यानी आपके देखिए यहाँ x के ऊपर घात 2 है, मतलब ये द्विघात है। यहाँ पर भी x के ऊपर उच्चतम घात 2 ही है, यानी द्विघात है। यहाँ पर भी 2 है, ये द्विघात है। यहाँ पे देखिए x के ऊपर घात कितनी है 3, यानी हाईएस्ट घात देखना है आपको। हाईएस्ट घात यहाँ पे कितनी है 3 है, इसका मतलब ये त्रिघाती है, द्विघाती नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा द। ठीक है, द है वो टिक करते हैं आप। नेक्स्ट तीसरा क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। यहाँ पे आपको रैखिक समीकरण दे रखा है और इसको करना है हल। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। ओके, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। x और x मिलके कितने हो गए 2x, बराबर आ जाएगा 4 और 2 कितने हो गए 6। ठीक है, x बराबर आ गया 6/2 गुणांक का भाग, यानी x का मान आ गया 3। अब x का मान 3 किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रखो या 2 में। मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ। देखो x प्लस वाई बराबर क्या है मेरे पास 4, ये पहला समीकरण है। इसके अंदर x का मान जो 3 आया वो मैं रख लेता हूँ यहाँ। तो 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y का मान क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस आ जाएगा 3, क्योंकि ये पक्षांतर होकर इधर चला गया। तो y का मान क्या आ गया 1, यानी आपके सही आंसर होगा अ, जिसमें x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। ठीक है, तो इस ढंग से इसको सरल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथे के अंदर देखो क्या दे रखा है, एक संलग्न आकृति में DE समांतर है BC, यानी एक त्रिभुज है और उसके अंदर आपको बोला गया है कि जो DE है ये समांतर है किसके, BC के। साथ ही आपको दे रखा है कि जो AD और DB का अनुपात 3 और 5 है, यानी AD और DB ये 3 है और ये 2 है, तथा A और E कितना है 2.7। तो आपको पूछा है EC बराबर है, यानी E और C ये कितना है आपको पूछा है। तो थेल्स प्रमेय का यहाँ प्रयोग करके हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए हमें जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ। देखिए AD थेल्स प्रमेय क्या होती है, AD बट्टा DB, यानी इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात है वो बराबर होता है। तो देखिए AD बट्टा DB ये बराबर करना है किसके, AE बट्टा EC, AE बट्टा E और C। ठीक है, अब जो मान दे रखे हैं वो लिख लेंगे हम। AD और DB डायरेक्ट दे रखा है, AD और DB 3/2।
बराबर AE बटा EC। अब देखो AE का मान तो है हमारे पास 2.7 और EC आपको पूछा है तो EC निकाल दो और वज्रगुणन करो। देखिए वज्रगुणन करेंगे तो 3 इंटू आ जाएगा EC और 2.7 इसका गुणा हो जाएगा 2 से, ठीक है, यानी इसका गुणा इससे हो गया और इसका गुणा इससे, राइट। अब देखिए EC बराबर क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 2 बाय आ जाएगा 3 का भाग लग गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, या पॉइंट हटेगा यहाँ से तो नीचे क्या आ जाएगा 10, राइट। अब देखो 3 का भाग पूरा जाएगा यहाँ पे 27 में 9 बार, राइट। तो यहाँ से EC का मान कितना आ जाएगा, देखो EC बराबर आ जाएगा 9 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 18 और नीचे कितना है 10, एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, यानी आंसर आ जाएगा आपके 1.8, राइट। यानी नीचे एक जीरो है तो एक संख्या बाद में पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप की जो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होगी। अब देखिए नेक्स्ट 5वां प्रश्न, यानी इसका जो सही आंसर है चौथे का वो है ब, ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर। EC कितना आ जाएगा 1.8। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न की, जिसमें बिंदु P 5 और -4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी आपको देखो हमेशा x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक लेना है और y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक लेना है। तो 5 और -4 है तो यहाँ पे y निर्देशांक क्या है -4, यानी आपकी दूरी हो जाएगी 4। तो इसका सही आंसर है वो स है 4, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव यहाँ पे संख्या है फिर भी आपके पॉजिटिव में ही आंसर आपको लिखना है। हो सकता है यहाँ कोई ऑप्शन हो जिसके अंदर -4 भी हो, फिर भी आपको प्लस वाला 4 है वो सही करना है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, छठा दे रखा है कि tan 45 और cot 45 का मान क्या होगा। देखो tan 45 का मान क्या होता है, एक टेबल से आप लिख सकते हैं tan 45 का मान 1 और cot 45 tan 45 का विपरीत होता है, यानी इसका मान भी 1 और 1 मिलकर कितने हो गए 2। तो इसका आंसर आ गया ब2, ठीक है। नेक्स्ट, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको याद करना। हमेशा इस टाइप के प्रश्न आते हैं और इसमें आपको हल करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी आपकी इस टाइप की प्रश्न आए कि मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी मीनार है और उसकी छाया उसकी ऊंचाई के समान है, ये और ये समान है, तो हमेशा यहाँ पे आपके 45 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1/1 और 1 tan 45 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे सीधा आपको 45 याद करना है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा 45 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए यहाँ 1 नंबर का प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, तो इसको हल करने से तो मतलब नहीं, आपके तो आंसर से मतलब है, इसलिए जल्दी से करने की कोशिश करना है। अब देखिए 8वां प्रश्न है कि वह रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, यानी ऐसी रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर काटती हो, ये वर्त है। अब 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा यानी ऐसी एक रेखा होगी, उसको बोला जाता है छेदक रेखा। स इसमें सही है, छेदक रेखा, ठीक है। अगर एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो उसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। क्या बोला जाता है स्पर्श रेखा। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 90 क्या दे रखा है कि एक वर्तखंड की त्रिज्या है वो 5 है और इस वर्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखी है और चाप की लंबाई दे रखी है, तो इसके लिए त्रिज्यखंड का जो सूत्र है वो आपको लगाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 LR, ओके। तो 1/2, अब देखो L है वो चाप की लंबाई है, तो यहाँ चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, देखो एक वर्तखंड की त्रिज्या तो कितनी है 5, यानी R तो है 5 और इस वर्त की 9 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा, यानी 9 सेंटीमीटर का चाप है, तो यहाँ आ जाएगा 9, फिर R त्रिज्या कितनी है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अब इसको सरल कर दो, देखो 2 का भाग इसमें दे दो, 9 में कितना आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब 4.5 का गुणा कर दो 5 से, 4.5 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 × 5 25, हासिल का 2, 5 × 4 20 और 2 22 और एक संख्या बाद में पॉइंट लगा दो यहाँ, तो 22.5 इसका सही आंसर है ब, ठीक है, 22.5। नेक्स्ट 10वां, वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई
वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो कहलाती है व्यास, राइट। यानी एक ऐसी जीवा जो वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी है तो क्या कहलाता है वो व्यास, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न है कि ठोस गोले की त्रिज्या, वक्रपृष्ठ और उसका आयतन क्रमशः r, s और v है, इसके बीच में निम्न में से सही संबंध होगा। तो इसके लिए सही आंसर है वो द है 3v बराबर rs, ठीक है, ये डायरेक्ट सूत्र है, आपको याद करना है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पासे पर टोटल अंक क्या क्या होते हैं, देखिए पासे पर अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें पूछ रहा क्या है 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, एक तो 5 है और एक 6 है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हैं 6, ठीक है। अब देखो पूरा फॉर्मूला और व्यवस्थित करके मैंने कई बार बताया हुआ है, इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूं। अब देखो 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी सही आंसर इसका आ जाएगा 1/3, यानी ब है वो सही है। नेक्स्ट देखिए जो 13वां प्रश्न क्या दे रखा है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। अब यहाँ पे n है वो कौन सी संख्या है ये आपको पूछा है। 8 से विभाज्य का मतलब कम से कम 8 आना चाहिए या फिर 16 आना चाहिए या 24, यानी 8 का टेबल, राइट। 8 का भाग किस में जाता है, या तो 8 पे जाएगा या 16 में जाएगा या 24 में जाएगा, ओके। अब तो यहाँ पे हम n के स्थान पर संख्या रख के चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने 1 रखा तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, और 1 में से 1 किया तो क्या आया 0। 0 में 8 का भाग जाता नहीं, यानी 1 आपके काम का नहीं है। उसके बाद में देखो n के स्थान पर 2 रखो तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 - 1 बराबर आ जाएगा 3, 3 में भी 8 का भाग जाता नहीं है। नेक्स्ट रखेंगे 3, तो 3 का वर्ग -1। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 - 1 कितना आ जाएगा 8, 8 में 8 का भाग जा रहा है आराम से, यानी हमने n के स्थान पर कितना रखा है 3। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विषम संख्या, क्योंकि 3 ये क्या है विषम संख्या है। यहाँ पे पूछा है सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक क्या है, तो यहाँ पे ये क्या है विषम संख्या, ठीक है 3। नेक्स्ट 14वां प्रश्न आपके दे रखा है कि एक बहुपद है में शून्यकों की संख्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि द्विघात जो बहुपद होगा उसमें 2 शून्यक होंगे, जितनी घात होगी हाईएस्ट उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ये ध्यान रखना है कि बहुपद है, देखिए यहाँ पे बहुपद जो दे रखा है 3x² + 4x - 2, तो यहाँ पे x की उच्चतम घात कितनी है 2 घात है वो उच्चतम है, यानी इसके शून्यक कितने होंगे 2। अगर मान लो ये 3 घात वाला बहुपद होता तो यहाँ पे शून्यक 3 हो जाते। रेखिक बहुपद है जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता और आपको पूछा जाता शून्यक की संख्या, तो आपके 1 हो जाता, क्योंकि x की घात कितनी है 1। तो जितने छर के ऊपर घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 15वां देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है x - 6 + 10y = 10 में यदि x का मान 12 है तो तब y का मान होगा, यानी आपको y का मान पूछा है। x के स्थान पर कितना रखना है 12। तो चलिए हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं x के स्थान पर कितना रखना है 12, तो यहाँ मैं समीकरण ले लेता हूँ। देखो समीकरण क्या है x - 6 + 10y = 10, ठीक है। x के स्थान पर कितना रखना है 12, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 बट्टा -6 + 10y = 10। चलो इसको सरल करते हैं। -6 का भाग दिया 12 में तो माइनस के 2 आ जाएंगे और प्लस के 10y = 10, ठीक है। 10y बराबर ये पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे 10 + 2, तो 10y = 10 और 2 मिलकर कितने हो गए 12। तो y का मान कितना आ गया 12/10। y का मान आ जाएगा, देखो पूरा भाग तो जाता नहीं है इसलिए आधा आधा कर तो 6/5, तो इसका सही आंसर है 6/5, यानी ब है वो सही है। नेक्स्ट आपके 16वां प्रश्न की यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB/D बराबर है BC/FD तो ये समरूप होंगे। ये जब देखो यहाँ पे समरूपता वाला गुणधर्म यहाँ लगना चाहिए। समरूपता का मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी भुजाओं समानुपाती हो और संगत कोण क्या हो समान हो तो उसे कहते हैं समरूप। तो यहाँ 2 त्रिभुज बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए ABC, AB और C है, ठीक है। दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या है
डी ई और एफ। मान लो ये दोनों त्रिभुज है वो समरूप है, ठीक है। अब समरूप में आपको बोला है कि जो ए बी बटा डी, दूसरा जो अनुपात दे रखा है बी सी बटा एफ डी, बी सी बटा एफ और डी, ठीक है। तो ये समरूप होंगे यदि, तो यहाँ पे कोण देखने पड़ेंगे, जो संगत कोण होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो b है वो किसके बराबर होना चाहिए, d के। तो b बराबर d यानी स इसका आंसर है वो सही है, ठीक। नेक्स्ट 17वां प्रश्न दे रखा है हमें कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। मान लो ये समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर देखो 6 मीटर ऊंचे एक खंबे, 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है और इसकी छाया है वो 2 और √3 है, 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण यानी ये थीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये है आधार, ये है लंब, आपको थीटा निकालना तो मैं लिखूंगा लंब बटा आधार यानी tan थीटा। तो 6/2√3 बराबर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब देखो 2 से ये कट रहा है 3 बार, 3 का मतलब क्या होता है √3 और √3/√3, नीचे √3 है ऐसा का ऐसा और tan थीटा, ओके। √3 से √3 एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा √3 बराबर tan थीटा। और tan में देखना है कि √3 है वो किसका मान होता है, tan 60 का, ठीक है। यानी इसका सही आंसर है वो अ आ जाएगा 17वें प्रश्न का अ, ठीक है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न क्या है कि एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। तो यहाँ हम डायग्राम बना देते हैं इसका, ठीक है। हमेशा आपको समकोण बनाना है इस टाइप के प्रश्नों में। अब देखिए मान लो ये पतंग है जो भूमि से, ये भूमि है, इस भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, अब 30 मीटर की ऊंचाई पर पतंग है, 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। यानी जो डोर है इसकी लंबाई कितनी है 60। अब ये मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यहाँ कोई ढील नहीं है, आपको पतंग का भूमि पर उन्नयन कोण निकालना है यानी ये कोण निकालना है थीटा, ठीक है। तो हमेशा दो भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, ये आपको पता है अच्छे ढंग से। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है यानी ये आधार हो गया, ये लंब और ये कर्ण, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ लंब बटा कर्ण, तो 30/60 लंब बटा कर्ण यानी लाल बटा कक्का से क्या होता है साइन, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। इसको काट दो 1/2 आ जाएगा यानी 1/2 साइन थीटा। अब 1/2 साइन थीटा में साइन में किसका मान होता है साइन 30 का, राइट। यानी इसका सही आंसर है वो आ जाएगा 30, ओके। तो इस टाइप से आपके 18 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं वापस आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।